सो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स are added in f orbitals that are known as inner transition elements, and it has incompletely filled f orbitals either in its native state or in its one of the oxidation state. फिर इसके बाद ये भी कहा गया है कि some of its elements are radioactive and highly unstable. Such elements are coming after uranium, hence it is known as transuranic एलिमेंट्स. जो यूरेनियम के बाद आएगा उसे क्या कहेंगे? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स. सो देयर केमिस्ट्री इज़ लेस नोन. जिसकी लाइफ बहुत कम होगी, जो डिके करता रहेगा, तो उसकी केमिस्ट्री ज़्यादा जानकारी में नहीं है, क्योंकि नैनो सेकेंड है किसी किसी की लाइफ, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है. अब देखो Problem 3.3. The elements 117 and 120 are not yet been discovered. So 117 जिसका होगा Z, तो Z is equals to 117. तो कन्फिग्रेशन क्या होगा? कन्फिग्रेशन, अब यहाँ पर देखो, ही नियर कर जे रॉन, तो यहाँ से 2 के बाद 8 आया, फिर 18 आया, 2 बार 8 8 जोड़ दिया. देखो 2 10, 2 के बाद क्या लिखा? 10, और 10 के बाद 18, 2 बार 8 जोड़ा, फिर कितना ऐड होगा? 36, फिर एक बार और 36, तो 54, फिर एक बार और, तो कितना आ जाएगा? 30. देखो यहाँ पर आपने क्या किया? 18 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, और अब 32, तो कितना आ जाएगा? जोड़ो. 86 के आगे बताना है, तो कन्फिग्रेशन इज इक्वल टू रेडॉन लिखो. 86 का ये हिसाब. अच्छा ये बताओ ये कौन सा है? क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड तक पहुंच गई हो? तो सिक्स्थ पीरियड का अंतिम एलिमेंट कौन है? क्या रेडॉन? तो अब 7 से शुरू होगा, तो 7s में 2 जाएगा, और 7s के बाद क्या जाएगा बताइए? सो ठीक है, 7x के बाद ये कहा जा सकता है 6d में वैसे 1 जाएगा, लेकिन 1 के बाद 14 भरेगा, फिर d भी भरने लगेगा, तो 6d 10, और फिर f कौन सा आएगा? क्या 5f? क्योंकि वो सब पेनल्टीमेट सेल है, d के भी अंदर की है, तो 5f में 14, और फिर उसके बाद कैसे भरेगा? भरने का तो यही क्रम है. तो अभी कितने हो गए बताओ? दैट इज़ 24 + 2 कितने हो गए? 24 + 2 26, और 86 कितने हो गए? ज़रा जोड़ो. क्या ये 112 हुए? तो 5 का हमें और हिसाब देना है. नाउ वी हैव टू गिव द अकाउंटेबिलिटी ऑफ 5 मोर. तो 5 मोर का किस तरीके से हिसाब देंगे? ठीक है. नाउ तो 7p5 हो गया. समझ में आ गई बात? लेकिन बुक क्या करती है कि बुक ऐसे करती है, लिखना ऐसे ही चाहिए था, बट पहले वो छोटे वाले लिखती है. 5f14 भरने का तो ये क्रम नहीं है ना. समझ में आ गई? देखो बुक में ऐसे ही लिखा है, ठीक है कि नहीं? हाउएवर ड्यूरिंग फिलिंग तो हम इसी ऑर्डर में जाएंगे. अच्छा 120 होगा तो क्या होगा? z इज इक्वल टू 120. हाँ बोलो. 7s के साथ 5s, यही तो होता है ना. तो वही तो मैं बताया, 7f के बाद d में 1 जाएगा. अब लिखने की बात क्या लिख दो? 5f लिख देना ज़्यादा ठीक है. अच्छा n और s का मिला के देखो,
इसका n प्लस एल कितना आ रहा है? क्या 7 प्लस 0 और इसका कितना आ रहा है? दैट इज़ 5 प्लस 3 8 और इसका कितना आ रहा है? ये 7 प्लस 0 आ रहा है, इससे कितना आ रहा है बताओ? 6 प्लस 2 और इसका कितना आ रहा है? दिस इज़ कमिंग एज 5 प्लस 3। तो यानी ये दोनों हायर एनर्जी हैं। हायर में n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n अगर लेस है तो वो लोअर एनर्जी हुई कि नहीं हुई? तो 5 फिल होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन बस उधर गया। हाउएवर सच एम्बिग्यूटी इज रिमूव्ड व्हाइल यूजिंग दिस। तो आप ऐसा लिख सकती हैं, इसको इधर कर सकती हैं और इसको इधर। सबसे अच्छा जो बुक का मेथड है वही ठीक है। भरने को कुछ भी भरती रहो, लेकिन जो लिखते समय क्रम से लिखो, जैसे बुक ने लिखा है, क्योंकि कभी इसमें कभी उसमें फिल हो रहा है, तो इसलिए यही लिख रहा है, यही ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कि अगर मैं पूरे का हिसाब लगाऊं तो क्या लास्ट वाला जो अन ऑक्टियम क्या होता है? 118 अन ऑक्टियम बोलो। तो उसको लिख लो अन ऑक्टियम। तो ये 118 का हिसाब हो गया और ये 7th पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, 18th ग्रुप है ये। 2 का और हिसाब दे दो तो आगे क्या लिख दें? 7 तो फुल हो गए ना, अब आगे क्या लिखोगी? ये 7th का लास्ट है ना अन ऑक्टियम, तो आगे क्या लिखोगी? क्या अब 8th में नहीं जाएगा? तो उसका उसमें किस में जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन भरो 8th में। यही तो पूछ रहा हूँ। जो लिखा है देखो, लास्ट लाइन पढ़ो इसकी, लिखा है कि नहीं? अच्छा नाउ metals, non-metals and metalloids. So metals ये देखिए यहाँ पर बताया गया द एलिमेंट्स मेटल्स क्या होते हैं? मेटल कंप्राइज मोर देन 78% ऑफ द नोन एलिमेंट्स। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, सो मेटल हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये इनकी टेंडेंसी होती है डोनेट इलेक्ट्रॉन, एंड दे प्रिफर टू रिमेन as cation after donation of electron. Metal acquire nearest noble gas outer configuration after releasing of electron as they have less tendency to attract electron, shared pair of electron, so these are less electronegative. They have very less tendency to attract shared pair of electron. So these are less electronegative. Rather they complete their octet by losing electron
जैसे कि अगर Na है तो Na में ये क्या करेगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है, लेकिन यदि ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या इसका कन्फिग्रेशन नियॉन की तरह हो जाए? कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन। इसी तरीके से अगर कैल्शियम है जिसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 है, यानी इस तरीके से 4s2 है, और अगर वो Ca2+ बना दे और 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये क्या बन जाएगा, देन इट इज़ 20 का हिसाब है तो ऑर्गन और 4s2 तो निकल गया, तो 4s2 निकल गया, आर्गन रह गया, तो अभी इसका किसकी तरह कन्फिग्रेशन हो गया। लेकिन अब जो आर्गन की तरह हो गया तो आर्गन नहीं लिख सकते, अब इसका एक पीछे से लेके लिखते हैं, तो नियॉन से लेके लिखना पड़ेगा, और 3s2 3p6 आर्गन नहीं लिख सकते हैं। सो दिस इज कन्फिग्रेशन किसका हो गया बताइए, आर्गन का हो गया, ठीक है। तो मेटल इन देयर नेटिव स्टेट या एलिमेंटल स्टेट, मेटल इन देयर नेटिव या एलिमेंटल स्टेट रिलीज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन and cations occupy their lattice points the valence electron which are released by metal float freely within the metal. The valence electron released by metal float freely within the metal. Such model is called electron C model. Is called इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि सोडियम है, तो सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ कर दिया है, एक एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि लेने वाला तो कोई है नहीं, तो ऐसी स्थिति में उसने अपने मेटल के ही अंदर रिलीज़ कर दिया है, उसको मुक्त कर दिया है, जाओ तुम कहीं भी घूमो, मेरे पास मत आना। तो ऐसी स्थिति में जो इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया खुद लेटिस पॉइंट पे ऑक्यूपाई हो गया है। लेटिस पॉइंट पे ना होता तो कोई मेटल रिजिड हो सकता था क्या? तो लेटिस पॉइंट पे है और इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं ये फ्रीली इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ये ऐसे घूम रहे हैं। तो इनका जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉनों का, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी में मेटल कैटायन है, इस वजह से इसे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। मान लीजिए अगर आपने इसको हैमरिंग किया और एक सोडियम कैटायन बाहर चला गया तो वो बिखर के गिर नहीं जाएगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन अब इसके चारों ओर भी घूम के इसको बाइंड कर लेगा, तो यही तो इसको मैलिएबल बनाता है कि बिखर जाने देगा। सो व्हेन, ठीक है, मेटल इज हैमर्ड, then electron binds distorted cations which have lost their lattice points, which have lost their lattice points and bind them
This causes metal to be malleable and ductile. These freely moving electrons are called free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. नाउ व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट, कोई भी लाइट फॉल्स ऑन इट, देन दे मूव इन हायर शेल्स, वो ऊंची कक्षाओं में चले जाते हैं, हायर एक्साइटेड स्टेट. And when they come back, जब वो हायर ऑर्बिट में चला गया इलेक्ट्रॉन, ये जो इसको हीट दी गई, तो जब ये वापस आएगा, ये तो Na+ है और इसमें और हायर ऑर्बिट है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्हीं में से किसी ऑर्बिट में चला जाएगा. और वो जब वापस आएगा तो वापस आने पे इधर भी फोटोन निकल सकता है, इधर भी फोटोन निकल सकता है, इधर भी फोटोन निकल सकता है, एनर्जी का पैकेट रिलीज करेगा. देन दे रिलीज एनर्जी विच इज इन विजिबल स्पेक्ट्रम, सो मेटल शाइन्स, इसलिए उनमें एक लेक्चर होता है. देन इसलिए क्या करते हैं, देन दे रिलीज एनर्जी in packets of in photon which is in visible spectra. So metal have luster. Aluminium, gold offer 3 electrons towards metallic bonding. इसमें जो बॉन्डिंग है ये मेटेलिक बॉन्डिंग है, जबकि डायमंड में क्या कोवेलेंट बॉन्डिंग है, वहाँ शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं. तो 3 तरीके की बॉन्डिंग हमने आपको बताई कि Na+, इन्हें कौन बाइंड कर रहा है, क्या इसी के फ्री इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ कौन सी बॉन्डिंग मानी गई? तो यहाँ की बॉन्डिंग क्या कहलाएगी, जो इन कैटायंस को बाइंड कर रहे हैं इनके चारों ओर घूम घूम के. क्या ये मेटेलिक बॉन्डिंग है? और जरा देखो कि अगर Na+ और Cl- और Na+ और Cl- और Cl- Na+, Cl- Na+ और Na+, Cl-, Na+, Cl-, और Cl-, Na+, Cl-, Na+. तो इस तरीके की बाइंडिंग क्या कहलाएगी, जिसमें ये अल्टरनेट हैं. सोडियम का क्रिस्टल Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, फिर Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, और ऐसे ही आगे भी चलता चला जाएगा. तो Cl- है, अब इसकी अगली लाइन भी ऐसे ही बनाई जा सकती है. तो इसको कहेंगे आयनिक बॉन्ड. इसे क्या कहेंगे कि जिसमें अल्टरनेट रहते हैं, कैटायन और एनायन अरेंज रहते हैं, तो उसमें आयनिक बॉन्ड होगा. ओके, सो नाउ अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो अब देखो इस तरीके का बॉन्ड होगा कि नहीं सोडियम क्लोराइड में, तो ये आयनिक बॉन्ड होगा. अच्छा, किसी किसी में वास्तव में ऐसा भी बॉन्ड होता है कि शेयरिंग से हो. तो शेयरिंग से अगर बॉन्ड होगा तो उसे क्या कहेंगे, क्या कोवेलेंट बॉन्ड. बॉन्ड 3 तरीके के होते हैं. जैसे मान लो कार्बन ने
कार्बन ने एक कार्बन से बॉन्डिंग की और 3 कार्बन से और कर दी 109 डिग्री 5 मिनट। और इस कार्बन ने भी क्या की, एक से तो की थी, क्या 3 से और कर लेगा और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये डायमंड में स्ट्रक्चर ऐसा होगा, तो ये कैसी बॉन्डिंग होगी? क्योंकि ये शेयरिंग से हुआ है ना, तो ये बॉन्डिंग क्या कहलाएगी? कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें शेयरिंग से हो और जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हो। यहाँ कैसा बॉन्ड है बताओ? केमिकल बॉन्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स कौन से हैं? पार्टिकल्स बताओ, इसके घटक कण कौन कौन से हैं? हाँ, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस। और इसमें कौन सी है? दैट इज इसमें कैटायंस ही है, मेटेलिक बॉन्डिंग। सो कंस्टिट्यूएंट क्या है? पार्टिकल्स, कैटायंस हैं। और इसमें क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। केमिकल बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिकल बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? एटम। क्या है? एटम। जैसे मान लो ड्राई आइस है, तो ड्राई आइस में क्या बहुत सारे CO2 आपस में पास पास आ जाएंगे अगर उन्हें कूल कर दो? उनकी थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी क्या? बोलो। ये ड्राई आइस है, ड्राई आइस देखी है कि नहीं? हमने कभी दिखाई है, मतलब आपको वीडियो में कि नहीं दिखाई है? अच्छा ठीक। तो ड्राई आइस में किस तरीके का होगा ये भी देख लें। नाउ लेट अस सी just एक मिनट। ड्राई आइस, सो लेट अस सी कि ये ड्राई आइस कैसी होती है। ये CO2 के मिलने से बनती है। तो अब देखें कि आज की जो वीडियो है वो भी सच में काफी कमाल आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है ड्राई आइस। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सॉलिड फॉर्म होता है और साथ ही साथ गाइस ड्राई आइस नॉर्मल आइस से काफी ज्यादा ठंडी होती है, करीब करीब -78 डिग्री सेल्सियस तक। और गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत सारी ड्राई आइस है। आप देख सकते हैं कि इन कंटेनर के अंदर क्या कमाल। आज ही बोलेंगे कि तीनों कंटेनर के अंदर जो भी ड्राई पानी के अंदर जाएगी, ये देखो ड्राई आइस, देखना क्या कमाल होता है। और ये तो थोड़ा सा टूट गया है, जो एक ब्लॉक है वो 10 kg का है और ऐसे हमारे पास पूरे 10 ब्लॉक है, यानी कि पूरी 100 kg ड्राई फटाफट। राइट गाइस, तो ये वाटर है। सभी ब्लॉक्स के अंदर से हम ड्राई आइस को निकाल रहे हैं। इसी से आइसक्रीम ठंडी की जाती है। एक काम करें क्या, एक पीस डालते हैं। राइट गाइस, तो एक काम करते हैं, एक पीस डालते जाते हैं ताकि चारों तरफ जो ड्राई आइस है वो फैल जाए। तैयार हो? राइट गाइस, तो चलो अब शुरू करते हैं। देखो एक डालो। तो ये CO2 उड़ गई, जैसे इसको हीट मिली ना,
तो ये धीरे धीरे ये देखो, सो आइसक्रीम के लिए इसका यूज होता है। और कोन पे जो लगी रहती है तो वो कोन को गीला नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि ये उड़ जाती है हवा में। कोई ये वेट थोड़ी ना होती है, गीली होती है क्या? तो गीली नहीं होती है, हवा में उड़ जाएगी, कोन आपका क्रिस्पी रहेगा, जो आइसक्रीम का कोन रहेगा। तो यहाँ पर यही बात दिखाई गई है कि ये देखो कैसे निकल रहा है, ये सब CO2 बन के निकल रहा है, क्योंकि उसको हीट मिल गई वाटर से, है ना। इट इज टू कूल। ये चीज सच में काफी कमाल धमाल दिखाई दे रही है। तो लेकिन असली मजा तो आना अभी बाकी है। इस कमाल के पूल के अंदर हम कूदने वाले हैं। आयो आयो आयो। इट इज टू कूल। अब देखो, ड्राई आइस तो आपने देख ली ना कि ये बड़ी जल्दी वेपराइज होती है। तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग है? ये भी तो कोई बॉन्ड है, ये भी तो सॉलिड है। क्या इसमें मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं? और मॉलिक्यूल्स के बीच में तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। इसमें मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं? वीक वॉन्डर वॉल मॉलिकुलर फोर्स। वॉन्डर वॉल ने ये बात बता लगाई थी कि मॉलिक्यूल्स को भी सॉलिडिफाई किया जा सकता है। उनके बीच में भी अगर हम उनकी सारी हीट एक्सट्रैक्ट कर दें और कंप्रेस करते चले जाएं तो हम CO2 को भी सॉलिडिफाई कर सकते हैं। तो वॉन्डर वॉल के नाम पे इस फोर्स का क्या नाम रखा गया? वीक वॉन्डर वॉल मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चीनी के पार्टिकल क्या सारे C6H12O6 होते हैं ग्लूकोज के? तो क्या वो भी फिर भी अट्रैक्ट रहते हैं और सॉलिड बने रहते हैं? तो उनको सॉलिड कौन बनाता है? या जो सुक्रोज है यानी डाई शुगर, तो उसको वीक वॉन्डर मॉलिकुलर फोर्स, वॉन्डर वॉल मॉलिकुलर फोर्स ही तो बनाता होगा कि नहीं? तो इसलिए एक और कौन सी बॉन्डिंग मैंने बताई जो चौथे नंबर की है? मॉलिकुलर बॉन्डिंग। क्या आप मुझे चारों का नाम बता सकती हो कि कौन कौन से मैंने बताई? बताओ कौन कौन सी बॉन्डिंग बताई है? हाँ, मॉलिक्यूलर बॉन्ड और एक और बता दो जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि वास्तव में तो हमें मेटल ही पढ़ना है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और इसमें कौन सी बॉन्डिंग है? वीक वॉन्डर वॉल, साइंटिस्ट के नाम पे है, मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। खैर ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, अगर फिर भी आपको रिफ़र करना है तो इसी बुक में आप चले जाएंगी पेज नंबर 133 और ये सब आपको पता चल जाएगा। आप चाहे तो खोल के देख लें अपनी बुक, ये चारों तरीके के फोर्स हैं। 133 पेज खोला? लिखा है वंडर वाल फोर्स। कहीं दिखा कि नहीं? अगले पेज पे बोल्ड हेडिंग से लिखा है, बोल्ड हेडिंग, बोल्ड बोल्ड, ठीक है। तो ये हमने आपको चौथे तरीका का भी बता दिया, वीक वॉन्डर वॉल मॉलिकुलर फोर्स। समझ में आ गई बात? अब देखो हम वापस आ जाए, मेटल के बारे में आपने समझ लिया है कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, इसकी देने की टेंडेंसी कम होती है और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी काफ़ी कम होता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता तो क्या ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके ना रखता? बताइए। सो मेटल्स हैव
less effective nuclear charge and more shielding effect. तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। अब देखो कि मेटल ऑक्यूपाई प्लेसेस एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेटल्स ऑक्यूपाई प्लेसेस एट लेफ्ट साइड ऑफ periodic table as we move down to any group। ठीक है, metallic character increases, metallic character increases। क्यों increase करता है? due to increase in shielding effect, repulsion। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है कि नहीं? तो जैसे मैं ये कह दूं कि कसी गे और सन पीबी, तो क्या ये नॉन मेटल है? और ये दोनों मेटलॉइड हैं। और टिन और लेड क्या मेटल है? तो क्या नीचे चलने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा? बताइए। Yes, sir. तो ये नीचे चलने पे क्यों बढ़ा? क्योंकि रिपल्शन बढ़ गया। इतनी सारी सेल बढ़ गई, अगर 7 सेल लगा दोगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा न्यूक्लियस? बताओ। No, sir. तो इस वजह से नीचे चलने पर, चाहे किसी में भी चले जाओ, नीचे चलने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये बात हो गई मेटल के बारे में। अब देखो कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं कि metals, so they complete their octet by sharing electron और gaining electron, किसी से लेके भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या चीज होती है? देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4 और more than 4, so it is not possible for them to lose all these electron। क्या कोई 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? कितनी एनर्जी चाहिए बताओ? बहुत ज़्यादा चाहिए। एक दो छोड़ने में तो छोड़ दे, 5 कोई छोड़ पाएगा क्या? उसको पुलिंग में ही कितनी, हमने कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि नहीं लास्ट ईयर, कि 4 ही नहीं छोड़ सकता है वो। क्यों? वो टेट्रावलेंट, बोलो याद आ रहा है? सो ऑल नॉट टू लूज ऑल दीज electrons in valence cell as it will require a lot of energy for them to do so। अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए जैसे फास्फोरस है और ये 15 है, और ये कह दिया जाए कि ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, और 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर, वैसे तो ये 285 है, पूरा भी कन्फिग्रेशन लिखा जा सकता है, बट मैंने ऐसे लिखा। तो अगर मान लीजिए से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दूर जाते हुए भी उसकी यही कोशिश रहेगी ये प्लस इसके ओर अट्रैक्ट हो जाए, तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसको जो है जो एनर्जी देनी पड़ेगी, सो उसको कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी। दैट इज
जो एनर्जी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब आपने P प्लस बना दिया, P प्लस में 284 हो गया, और P प्लस में फिर और आयोनाइजेशन एनर्जी दीजिए सेकंड, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो क्या ये 2 प्लस हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन आप दूर कर रहे हो। तो जहाँ इसको पहले हमको 800 किलो जूल देनी पड़ी थी एनर्जी, वहीं अब आपको इसको 1700 किलो जूल देनी पड़ेगी पर मोल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन 2 प्लस के अट्रैक्शन के विरोध में बाहर जा रहा है। बोलो, बात समझ में आई? और उसी में से अब अगर 2 प्लस में से एक और निकाल दो तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो ऐसे केस में अब 3 प्लस हो जाएगा, जैसे ही एज सून एज इलेक्ट्रॉन लीव्स तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 3 प्लस हो जाएगा। क्या ये इतना आसान होगा कि ज़्यादा एनर्जी लगेगी? और अगर अब 3 प्लस में से एक और निकालो जो कि फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, तो ऐसे केस में 4200 किलो जूल लग जाएगी, और अभी ये P4 प्लस बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये निकलता हुआ। और अब अगर मैं 5 निकाल दूं, 4 में से एक और निकाल दूं, तो फिर अब ये इसने ऑक्टेट तो पा लिया, लेकिन इतनी एनर्जी देगा कौन? इसे क्या सराउंडिंग से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? और अगर इतना दे भी देगा तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि इस फास्फोरस को गेन हुआ। तो ज़्यादा एनर्जी लेने के बाद कोई चीज़ अनस्टेबल होती है, हर एक चीज़ तो एनर्जी लूज़ करना चाहती है। तो ये हो गया P5। तो इलेक्ट्रॉन जाता हुआ, यानी मैं ऐसे दिखाऊं, वो तो जाता हुआ एक चित्र है, लेकिन ऐसे दिखाना पड़ेगा ना रिएक्शन पूरी करने के लिए। समझ में आई बात? सो अगर मैं टोटल एनर्जी करूं तो क्या वो EI1 और प्लस EI2 प्लस EI3 प्लस EI4 और प्लस EI5 नहीं होगी? और क्या वो ग्रेटर देन 15,000 नहीं होगी किलो जूल तो पर मोल? तो वहाँ पर तो जब सोल्यूशन में कोई चीज़ होती है वहाँ 100-200 किलो जूल के लिए मारा मारी है, 10-20 किलो जूल के लिए ही मारा मारी होती है वाटर में, इतनी से देगा कौन? तो अब आप समझ गए कि ये इसने बना तो लिया 285 से 281 फिर रहा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में ये क्या करता है? सो इट प्रिफर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आई? Yeah, it prefer to take electron. For example, कि अगर Na प्लस है, Na है, तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और Cl के पास क्या है? Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ अब देखो कि Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? ये इसको दे देगा, और देने के बाद क्या होगा? क्या Na पे प्लस आ जाएगा और Cl का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा? तो ये इस पे माइनस आ जाएगा क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है। और क्या अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा? ये चीज। और Na प्लस Cl माइनस, तो जो नॉन मेटल हैं आइदर दे टेक इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट द बॉन्डिंग। जैसे CH4 कहने की ज़रूरत नहीं है, पिछले क्लास में पढ़ चुकी हो कि ये शेयरिंग से बना है। सो नॉन मेटल यानी कार्बन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सो जो भी नॉन मेटल हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली निगेटिव होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं।
या पार्शियली अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो पार्शियल पुलिंग इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट पुलिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो इसलिए क्या कहा जा सकता है कि नॉन मेटल, ठीक है, आफ्टर शेयरिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई या अटेन नियरेस्ट नोबल गैस स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या ये 287 है, और ये Cl माइनस हो गया, लेकिन 288, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। बट ऐसे लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 287 लिखना मना है 11th में। इसको लिखो नियॉन और 3s2 और 3p5, और अब क्या बन गया, ये नियॉन और 3s2 3p6 बन गया कि नहीं। ये कॉन्फ़िगरेशन चलती है, ये वाली नहीं चलती है। तो ये चीज हो गई, तो हमने ये बात देख ली। अब देखो नॉन मेटल्स हैव हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, metals have high effective nuclear charge and less shielding effect. They have ability to pull shared pair of electron towards themselves। वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं क्या। दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे कि नॉन मेटल के केस में अगर मैं कहूं कि H है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, और Cl है, तो Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में ये तय हुआ कि मैं ऑक्टेट पूरा कर लूँ, तुम डुप्लेट पूरा कर लो, तो इन लोगों ने ठीक बीच बीच में रख दिया अपना अपना इलेक्ट्रॉन, बोले तुम भी एक टिफिन रखो, हम भी एक टिफिन रखें। बीच में रखने के बाद हाइड्रोजन ने इसका वाला अपना मान लिया, इसने अपना, यहाँ तक तो बात सही थी। लेकिन फिर क्लोरीन के सेंटर में कितने प्रोटॉन थे, क्या 17 प्रोटॉन थे, और उन्होंने खींचना शुरू कर दिया इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन अब हाइड्रोजन से दूर होता गया और क्लोरीन के पास होता गया। उसको तो उसने नहीं आने दिया, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन को रख लिया, तो हाइड्रोजन दूर से ही बस उसको देखता रहा अपने इलेक्ट्रॉन को, और उसको, और इसने तो पास कर लिया। या ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 90% समय उसने क्लोरीन के पास बिताया, क्योंकि उसके सेंटर में अट्रैक्शन ज़्यादा था, और थोड़ा समय इधर बिताया, तो इसके ऊपर एक पार्शियल निगेटिव चार्ज डेंसिटी हो गई, और उसके ऊपर कैसी हो गई, पॉजिटिव। तो जैसे कि एक हमारे पास मैग्नेट होता है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो इसको कहते हैं डाईपोल, दो पोल हैं, तो इसमें डाईपोल है, तो इस तरीके से इसको भी कहते हैं कि HCl इज पोलर इन नेचर, क्योंकि इसमें दो पोल एग्जिस्ट करते हैं। सो HCl इज पोलर इन नेचर। तो होता क्या है कि ये जो चीज है कि टेंडेंसी ऑफ शिफ्टिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या क्लोरीन यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और उसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया है। सो टेंडेंसी ऑफ, ठीक है, पुलिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself is called
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्योंकि वो खींच लेते हैं। नाउ मेटलॉइड्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स टेक पोजीशंस एट राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल ऑक्यूपाई so right side of table। मेटलॉइड क्या होते हैं? these are semi metals having some properties of metal and some of non metal। नॉन मेटल में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता है आसानी से मेटलॉइड। अब देखो कि अब हम देखेंगे कि ये जो हैं ये मेटलॉइड्स हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी बोरॉन, कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं? बसी, जी, आस और एंटीमनी को क्या एस भी कहते हैं, और टेलुरियम फिर पोलिनियम है। सो इस तरीके से पोलिनियम यहाँ दिखाया गया है, पोलिनियम। सो बसी, जी, आस सब टिप को बात समझ में आ गई। तो थोड़ी बहुत तो इसमें शाइनिंग होती है, चमक तो होती है। तो आप देख रही हैं कि चमक हो रही है, ऐसा नहीं है कि शाइनिंग नहीं होती है। सो दे आर हैविंग, शाइनिंग भी होता है, ये काफ़ी भी शाइनिंग होती है। तो ये है, बट इनमें क्या है, कंडक्टिविटी या तो कम होगी या कुछ ना कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से ये ऐसे हैं। सिलिकॉन भी काफ़ी चमकता है, अगर आप सिलिकॉन देखें तो सिलिकॉन ही चमक रहा है ना। फिर भी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसी है? क्या इंटरमीडिएट है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में? सो मेटलॉइड्स सेपरेट, जो बसी, जियास, सब, टीपो आर 7 मेटलॉइड्स विच सेपरेट। इनका काम क्या है? मेटल फ्रॉम नॉन मेटल। तो वो क्या करते हैं? मेटल और नॉन मेटल को अलग कर देते हैं। सो नाउ विच सेपरेट मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम ईच अदर। तो नोट क्या है कि नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड they complete their octet by covalent bonding। इतनी बात हो गई। प्रॉब्लम 3.4 पे आओ, क्या कह रहा है जरा पढ़ो। कह रहा है कि कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। तो जो मेटल हैं और नॉन मेटल हैं इनके अपने कुछ करेक्टर्स भी होते हैं, तो जिनके बारे में आपको बताना है। नाउ जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में हम ये बात जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में
ठीक है, ये है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो भी मेटेलिक करेक्टर या नॉन मेटेलिक करेक्टर हैं वो कैसे होते हैं? क्या नीचे की ओर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है? क्योंकि रिपल्सन बढ़ता है। और इधर की ओर क्या बढ़ता है? इधर भी तो मेटेलिक करेक्टर है। अब इसका रीज़न हम बताएंगे, इन्होंने रीजंस बताए नहीं, जब ट्रेंड्स बताएंगे तो मेटेलिक करेक्टर का हम प्रॉपरली रीज़न आपको बताएंगे। तो वहीं पे है, जल्दी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो इधर और इधर बढ़ता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि मेटेलिक करेक्टर इधर बढ़ेगा और किधर बढ़ेगा? और इधर बढ़ेगा। अगर ऐसी बात कही जाए कि नीना मग आल सी पी एस कलर, तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन है? अच्छा, सोडियम वाली लाइन में भी चली जाओ। लीना के रब सी एस फर, तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन है? तो इसका मतलब है कि अब ये दो है इधर और इधर, तो इनके बीच में यानी ऐसे की ओर करेक्टर बढ़ रहा है। यानी एक मेज को कोई इधर खींचे और इधर खींचे तो मेज कहाँ जाएगी? बीच में जाएगी कि नहीं? तो मेटेलिक करेक्टर किधर बढ़ेगा? फ्रांशियम इज मोस्ट मेटेलिक इन नेचर, सो फ्रांशियम इज मोस्ट। ऐसा हमने एक वीडियो भी दिखाया था ना, एल्कली मेटल कैसे पानी के साथ बिहेव करते हैं, बोलो। मेटेलिक इन करेक्टर। अच्छा, अब जबकि हमें ये बात पता चल चुकी है तो नॉन मेटल की भी बात देख रहे हैं। नॉन मेटल का प्रॉपर्टी किधर बढ़ता है? और नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या ऊपर भी बढ़ता है? तो दो ऐसे एरो हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों एरो जा रहे हैं तो इधर की ओर जा रहा है कोई भी चीज़, ठीक है कि नहीं? सो वास्तव में किसी चीज़ पर एक आदमी इधर से धक्का दे और एक आदमी इधर से धक्का दे तो वो कहाँ जाएगी? ऐसे ही जाएगी। तो ये सब मोस्ट नॉन मेटेलिक कौन है? इज वैसे तो नोबल गैस हैं फ्लोरीन, अदर देन नोबल गैसेस सबसे ज़्यादा तो वही हैं। बट नॉन मेटेलिक का करेक्टर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन ले ले, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो निगेटिव चार्ज रहे। तो नॉन मेटल्स प्रिफर टू रिमेन एज एनायन, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? सो वो निगेटिव चार्ज आयन में रहते हैं। ये सारी चीज़ हो गई। अब हम लोग प्रॉब्लम 3.4 में आए। कंसीडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। तो इनको इनके मेटेलिक करेक्टर में ज़रा करो, SeBeMgNaP। तो हम क्या करेंगे कि कुछ इसमें सेकंड वाले भी हैं, तो सेकंड वाली लाइन तो ये है हमारी, और एक थर्ड वाली लाइन ले लो, फोर्थ वाली लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर ये वाला बना लो P, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये बस इतना ही लो। अब देखो ऐसी कहाँ पे है? 1 2 13 14 15 16 17 18, तो कसीगेशन पीवी इसके नीचे पड़ेगा ऐसी। और मग कहाँ पड़ेगा? बे मग। और देखो बेरिलियम ये, और Na नी नामग आलसी, और फिर
सी पी, इतने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो अब ज़रा देखो कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर किधर बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर क्या नीचे भी बढ़ेगा, समझ में आई बात कि नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि फास्फोरस से ज़्यादा मेटेलिक कौन है, तो क्या आप बोलोगे, सिलिकॉन। सिलिकॉन में तो चमक भी होती है ना, दिखाया था कि नहीं अभी, Yes, sir. सिलिकॉन तो शाइन करता है कि नहीं। सिलिकॉन से ज़्यादा कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम से ज़्यादा कौन है, Beryllium. बेरिलियम से ज़्यादा Magnesium. मैग्नीशियम। और सबसे ज़्यादा तो एल्कली वाले होते हैं, पानी में आग लगा देते हैं। तो फिर क्या हो गया, Na। तो इस तरीके से ये इनका करेक्टर हुआ, ठीक है। इसकी रीजनिंग थोड़ा आगे बताई जाएगी, अभी नहीं, बट ये आपका मेटेलिक करेक्टर का इंक्रीज है। अब देखो नाउ पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब देखें, what does it mean by periodic trends in properties of element? So According to Wikipedia, major periodic trends include electronegativity, ionization energy, electron affinity, atomic radii, ionic radius, metallic character, and chemical चलिए। reactivity. just hold, definition of periodic trends in properties of element. According to less than b greater than Wikipedia, less than b greater than. Periodic trends are specific patterns in the properties of chemical elements that are revealed in the periodic table of elements. अब Major देखो, periodic trends include इसमें नहीं बता रहा है, that is different elements arranged in periodic table exhibit gradual change in their physical and chemical properties as we move down the group और वीडियो ब्लर आ रही है, ओके। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, और या तो मैं नीचे चलूं और अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उनमें क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है। देयर इज ए ग्रेजुअल चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे,
periodic trend in properties of element. So it is seen in terms of atomic radius, valency, valence electron, electronegativity, metallic character, non-metallic character, metallic character, non-metallic character, आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स यानी वो बेसिक ऑक्साइड है कि एसिडिक है कि न्यूट्रल है कि एम्फोटेरिक है, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या क्या पता चलता है कि उनमें क्या पीरियोडिक ट्रेंड हैं, किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, तभी तो सिस्टमेटिक स्टडी हम कर पाएंगे एलिमेंट्स की, अगर हमें पता चलेगा। अदरवाइज़ पीरियोडिक टेबल बनाने से फ़ायदा क्या है। तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी में, एटॉमिक रेडियस में क्या अंतर आता है, और बाकी जो जो चीज़ें हमने बताई हैं इन्हीं सब के बारे में आपकी बुक में बताया गया है। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो इन सब की डेफिनीशन भी देखेंगे कि ये कहते क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम देखेंगे, जबकि टेबल के बारे में हमें जानकारी हो चुकी है। सो इस चीज़ के बारे में अब हम लोग 1145 पर फिर से देखेंगे।